We are beginning with our keynote address for the conference today. Our keynote speaker for today is Shri Datta Naik, an entrepreneur, spirited social activist, a voracious reader, and a skilled multilingual writer who, despite of having the experience and wisdom of a lifetime, approaches every single day with a spirit of curiosity and genuine love for learning and living. A writer who has no qualms in expressing himself through Konkani, Marathi, or English, he has some excellent works to his credit. His books, Zai Kai Zui, Atmadeepa Bhava, Zodvi Yaditso album, and his children's fiction writing like Uncommon Wealth, a modern-day Panchatantra, and Jungle School, a modern-day Hitopdesh, are extremely well received and priceless contributions to Goan literature. Shri Datta Naik is a rationalist and a firm exponent of secularism and a member of Dakshinayan Abhiyan. I request our keynote speaker, Shri Datta Naik, to kindly be seated on the dais, and I request Shri Abhishek Ranjan Singh, Chairman of Dr. Ram Manohar Lohia Research Foundation, to present a token of our appreciation to our respected keynote speaker for today. I now request our esteemed speaker to give his keynote address. भाइयों और बहनों, मेरा तो हिंदी पे प्रभुत्व नहीं है। मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी में भाषण करे, लेकिन जिस भाषा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की नफरत थी, उस भाषा में मैं कैसा भाषण करता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी भाषा में भाषण करें। मेरे दादाजी सार्वजनिक जीवन में थे और 60 की दशक में फ्रॉम 1960 टू 1970 हमारे घर बहुत महनीय व्यक्ति आए। मैं 8-10 साल मेरी उम्र थी और जो आए महनीय व्यक्ति, उन्हें सबको मैं भूल गया सिवा एक व्यक्ति, और वो थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था, अन्य जो व्यक्ति आते थे वो मेरे दादाजी से बहस करते थे, वो सोचते भी नहीं कि इस घर में कोई बच्चे हैं, वो चले जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या किया, वो अंदर बहस करके अचानक बाहर आए, जहां हम खेलते थे बच्चे, मेरे कजिन ब्रदर, हम सब खेलते थे, हमारे साथ बात करने लगे। और मुझे याद आता है, उन्होंने एक उंगलियों का एक खेल हमको बताया। आई हैव ए डिस्टिंक्ट मेमोरी। वो जादू था या खेल था मुझे याद नहीं। वो कहाँ बैठे थे, हम कहाँ थे, और वो क्या बोले मुझे याद नहीं, लेकिन वो उंगलियों का एक खेल हमको बता रहे थे। बाद में हमारा एक भावनात्मक नाता हुआ लोहिया जी से। 18 जून 1946 के वजह से वो नाता ऐसा था जो मार्टिन लूथर किंग का कृष्ण वर्गीय अमेरिकन से था, नेल्सन का अफ्रीकन नागरिक के साथ था, होची मिन का वियतनामी, और अर्थात महात्मा गांधी का भारतीय नागरिकों के साथ। लोहिया जी ने गोवा के स्वतंत्रता की जो मूवमेंट है, उसकी बुनियाद उन्होंने डाली, यह हम भूल नहीं सकते। इनफैक्ट भूलना एक गुनाह है, ऐसा मैं मानता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मैं कोई विशेषण जोड़ता नहीं, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यही एक विशेषण है मेरे हिसाब से। उनके नाम में ही लोह है, लोहिया लोह है, क्योंकि उसके पूर्वज लोहे का धंधा करते हैं। लेकिन मैं राम मनोहर लोहिया जी को एक धातु नहीं मानता, उनको मैं एक मिश्र धातु मानता। ही वॉज नॉट मेटल, ही वॉज एलॉय। और आपको मालूम है
मिश्र धातु धातु से बहुत सामर्थ्यवान होता था। मैं जब डॉक्टर लोहिया की व्यक्तित्व के तरफ देखता हूं तो उनका एक गुण प्रीडोमिनेंटली महत्वपूर्ण गुण मुझे याद आता है, और वो है निर्भयता। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब निर्भयता घर के प्रमुख द्वार से आती है तो और सब दुर्गुण खिड़की हिंदी शब्द है मुझे मालूम नहीं, विंडो से जाते हैं। सो निर्भय बनो, ये बहुत उनकी जीवन का संदेश अगर है तो निर्भय बनो। हम सब छोटी छोटी चीजों को डरते हैं। पब्लिक लाइफ में सब डरपोक आदमी इस देश में है, और उसमें बहुत निर्भय व्यक्ति जे रहे हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उनके शब्दों में ज्वालामुखी का लाफा था, लेकिन हृदय में करुणा की मिठास थी। एक बार मुझे याद है, वो खासदार थे, सांसद थे, वो अमेरिका गए इस डेलीगेशन में, और उनका अपमान हो गया। तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने, परराष्ट्र खाता अमेरिका के, उनकी माफी मांगी। लोहिया जी बोले, अरे माफी मेरी क्यों मांगते हैं? न्यूयॉर्क बंदर में जो औरत है उसकी माफी मांगो। न्यूयॉर्क बंदर में कौन सी औरत थी? स्वातंत्र देवी का स्टैचू। ये उनकी फिलॉसफी थी। स्वातंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मूल्य वो मानते थे। आप जानते हैं नेहरू जी का पंचशील है, लेकिन लोहिया जी का जो सप्तशील है बहुत लोगों को मालूम नहीं, मुझे भी मालूम नहीं था। वो सप्तशील क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सप्तशील है। पहली बात सप्त क्रांति बोल सकते हैं आप। स्त्री पुरुष समता, इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। वर्ण पर क्षमता नहीं, वर्ण यानी कलर बेस्ड विषमता नहीं। जाति व्यवस्था की समाप्ति, आर्थिक विषमता का अंत, परदेशी सत्ता से स्वातंत्र और जागतिक सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट, आक्रमण और युद्ध को विरोध, और बहुत महत्वपूर्ण आज के दिनों में वैयक्तिक स्वातंत्र तथा निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो सरकार का हो, कायदे का हो। वो समाजवाद मानते थे। क्यों? उनको लगता था कि पूंजीवाद में स्वातंत्र है, लेकिन आर्थिक समता नहीं, आर्थिक विषमता। साम्यवाद में आर्थिक समता है, लेकिन हुकुमशाही है, हिंसा है। इसीलिए वो समाजवाद मानते थे, और वो समाजवाद उनको लोकशाही के ढांचे में चाहिए था। सब साम्यवादी लोगों ने एक गलती की, वो थी वर्ग विरोध उसने किया, लेकिन जाति विरोध नहीं किया। लोहिया जी ने ये गलती नहीं की। वर्ग विरोध के साथ जाति विरोध, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, द क्लास एंड द कास्ट, दोनों में हमें इक्वालिटी चाहिए, ऐसी उनकी विचारधारा थी। देश की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? लोहिया जी के विचार ऐसे थे कि गरीबी, दारिद्र्य, पॉवर्टी, some people say the poverty is biggest pollution, social pollution. वो बोलते थे कमाल आमदनी 10 है तो कीमान आमदनी 1 है। लेकिन भारत एक हो सकती है, लेकिन भारत में जो डिफरेंस है इससे भी बहुत गुना है। किसानों के पास 2, 3, 4 एकड़ जमीन है जिससे उनका पेट नहीं भरता। देश में कुपोषण है, पानी मिलता नहीं ग्रामीण भागों में, बिजली नहीं है, आरोग्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, पाठशालाएं नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण रोजगार नहीं है। ये कारण
वो बोलते थे। और गरीबी नष्ट करने के लिए कौन से मार्ग है? अर्थशास्त्र में लोहिया जी अर्थशास्त्र के डॉक्टरेट थे, तो वो जानते हैं गरीबी नष्ट करने में दो मार्ग है। एक को हम बोलते हैं परकोलेशन थियरी, यानी क्या कि विकास होने दो, समृद्धि आने दो, ऑटोमेटिकली आप वो परकोलेट हो जाएगी। पहाड़ का पानी नीचे आता है, वैसा वो समृद्धि गरीबों तक पहुंच जाएगी। लोहिया जी ये परकोलेशन थियरी मानते नहीं थे। वो कौन सी थियरी मानते थे? सकारात्मक बदल, पॉजिटिव इंटरवेंशन। सरकार ने गरीबी नष्ट करने के लिए पॉजिटिव अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव इंटरवेंशन करना चाहिए, सकारात्मक बदल करना चाहिए। एक ऐसे बहुत सारा पैसा सामाजिक कल्याण, शिक्षा और आरोग्य में लगाना चाहिए। दारिद्र्य रेखा होनी चाहिए और लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लेना चाहिए, और अमीरी रेखा भी होनी चाहिए। उससे लोगों को नीचे लाना चाहिए। और ये कैसे करें? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रागतिक कर व्यवस्था से आप ये कर सकते हैं, ऐसा वो मानते थे। और एक संकल्पना है कि पावर्टी का म्यूजियम हो। पावर्टी का म्यूजियम में कंसेप्ट क्या है? पावर्टी नष्ट हो और पावर्टी क्या थी ये देखने के लिए हम म्यूजियम में जाएं, पावर्टी के म्यूजियम में जाएं। इसके बाद उनका अंग्रेजी से विरोध था। क्यों विरोध था? इसीलिए विरोध था कि वो बोलते थे देश के 2-3% लोग अंग्रेजी समझ सकते हैं, 97% लोग अंग्रेजी जानते नहीं हैं, तो इस भाषा में देश का राज्य कारोबार कैसे चले? और शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी हो, ये भी वो मानते नहीं थे। भाषा और संस्कृति का अन्योन्य संबंध है, ऐसा लोहिया जी मानते थे। और सब भारतीय भाषा को एक ही लिपि होनी चाहिए, वो देवनागरी लिपि होनी चाहिए, ऐसा उनका मत था। वो बोलते थे देवनागरी को 90 डिग्री से फिराया, घुमाया तो कानड़ी होती है, मुझे मालूम नहीं। उनका एक ऐसा विचार था कि हमको असुविधा न हो अन्य भारतीय भाषा सीखने में, तो एक ही देवनागरी सब भारतीय भाषा की भाषा हो। क्रिकेट को वो अमीरों का खेल मानते थे, उनसे नफरत थी क्रिकेट से। फुटबॉल उनको अच्छा लगता था क्योंकि वो सांघिक खेल है और उनको पैसा भी ज्यादा नहीं रखता। स्त्री सम्मान और लोहिया जी के विचारधारा की एक बुनियाद थी। एक बार वो पूना गए थे। पूना में वो बाल गंधर्व नाट्यगृह है, वहां रानी झांसी का एक स्टैचू है, मैंने भी देखा है वो। और रानी झांसी के बैक ऑफ रानी झांसी देयर इज ए छोटा बच्चा जो हम देखते हैं, उसके बच्चे को लेके वो गई युद्ध। लोहिया जी ने बोला ये बच्चे की जरूरत है क्या? उस बच्चा रखे स्टैचू में आप सूचित करना चाहते हैं कि वो स्त्री थी। स्त्री के और स्त्री की तरफ से मत देखना, स्त्री एक मानव होती है, इस हिसाब से उनकी ओर देखना। एक औरत थी फातिमा जीना, लोहिया जी ने उन्हें पुकारा श्री फातिमा जीना। सहकारी ने बोला आप श्री क्यों बोले? वो तो श्रीमती है। वो बोले श्री इज ए न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट अल्फाबेट, औरतों को हम श्री ऐसा बोलना चाहिए। लोहिया जी राजकारणी थे, सांसद थे, लेकिन उनको और वो नास्तिक थे मेरे ख्याल से, धर्म से उनका विश्वास नहीं था, लेकिन उनको संस्कृति भान था, कल्चरल सेंस था। ये कैसे पता चलता है? उनका एक बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है राम कृष्ण शिव। उसमें वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं ये देव नहीं, ये लोक दैवत है। वो कोई कर्तृत्वशाली मानव है
बहुत वर्षों पहले इस भारत भूमि पे वो पैदा हुए, और वो प्रार्थना क्या करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं, भारत माते मुझे शिव की बुद्धि दे, कृष्ण की संवेदनशीलता दे और राम की मर्यादापूर्ण कृति प्रवणता दे। उन्होंने लिखा है इस निबंध में, कृष्ण ने पूर्व पश्चिम भारत को जोड़ा, द्वारका से मणिपुर, और राम ने उत्तर दक्षिण अयोध्या से लंका जोड़ा। और एक उदाहरण वो देते थे, यमुना की पुत्र का साबरमती के किनारे देहांत हुआ, और साबरमती के पुत्र का यमुना के किनारे देहांत हुआ। इसका मतलब क्या है? यमुना का पुत्र यानी कृष्ण, उसका देहांत साबरमती के द्वारका के पास हुआ, यह हम जानते हैं, और साबरमती का पुत्र महात्मा गांधी, उसका देहांत यमुना के किनारे हुआ। मुझे लगता है अगर लोहिया जी राजकारणी न होते, बहुत अच्छे साहित्यिक होते। उनके पास इतिहास संशोधन की भी दृष्टि थी। शबरी की कथा हम जानते हैं, शबरी ने जो बेर दिए श्री राम को, उस कथा का संबंध वो शबरीमला के मंदिर को जोड़ते थे। मैं अजीब रखा, मैं आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, शबरी की कथा और शबरीमल का मंदिर केरला में जो है। सो लोहिया जी बोलते हैं कि उस हजारों बरस पहले और सैकड़ों बरस पहले शबरी नाम के आदिवासी लोगों का वास्तव भारत में था, और वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ये लोग रहते थे। लोहिया जी प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न सवाल पूछते थे, उनका जवाब देते नहीं थे, वाचक उसका जवाब दे, ऐसा वो समझते हैं। पहला जवाब यह है कि कृष्ण ने राजकीय केंद्र जरासंध की मगध से दिल्ली में, कुरु की दिल्ली में क्यों लाया? वो सूचित करना चाहते हैं कि वायव्य से भविष्य में जो आक्रमण होगा, इसके अंदाज से कृष्ण ने मगध से दिल्ली राजधानी लाई। दूसरा एक प्रश्न उनका था, दूसरी महायुद्ध में अमेरिका ने जापान पर अणु बॉम्ब क्यों फेंका और जर्मनी पर क्यों नहीं फेंका? आप देखो इसके सवाल। कृष्ण और ख्रिस्त के जीवन में साम्य कौन सा है और क्यों है? वो बोलते हैं उसकी नाम सादर में है कृष्ण ख्रिस्त। दोनों शेफर्स थे, गुराखी थे। राजा दोनों को मारना चाहता था जन्म होने के बाद, और दोनों को अनैसर्गिक मृत्यु मिली। और एक सवाल वो पूछते थे, फांसी की सजा जो है, हैंगिंग, उनकी जरूरत है क्या? वो जंगली रीति है ऐसा आप मानते नहीं क्या? कश्मीर की समस्या कैसे हल हो, इसमें वो बोलते थे एक कॉमनवेल्थ होना चाहिए, एक यूरो जैसा महासंघ, उस टाइम यूरो नहीं था, यूरो जैसा महासंघ होना चाहिए। उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, ब्रह्मदेश जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, नेपाल और भूटान, ये सब देशों की एक महासंघ होना चाहिए। उसी वो महासंघ होने से भारत पाकिस्तान की जो दुश्मनी है वो कम हो जाएगी और कश्मीर समस्या भी हल हो जाएगी। उसके आगे वो बोलते थे जागतिक सरकार होना चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट। युद्ध, अणुबॉम्ब, शस्त्रास्त्र, ये सब इस दुनिया से हद पार होने चाहिए। और एक प्रश्न वो सवाल पूछते थे, हमारी जीवन शैली आधुनिक हुई लेकिन हमारी विचारधारा आधुनिक क्यों नहीं होती? वो बोलते थे, बहुत अच्छा शब्द है, ये गोधूली का काल है। व्हाट इज गोधूली? गाय अरण्य से आती है,
वो से 7 बजे 8 बजे, वो गोधूली का टाइम बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला? हम अब एक कंसेप्ट है जिसको हम वूका बोलते हैं, VUCA। उसका मतलब क्या है? V यानी वल्नरेबल, U यानी अनसर्टन, C यानी कॉम्प्लेक्स और A यानी एम्बिग्युअस, संदिग्ध। सो लोहिया जी को लगता था कि भारत भूमि एक ऐसे गोधूली के काल में अनसर्टन, संदिग्ध, कॉम्प्लेक्स, वल्नरेबल फेज में जा रही है। वो बोलते थे भारत के गरीब अर्ध पशु है और अर्ध मानव है। हम जानवरों का ख्याल रखते हैं, लेकिन ये अर्ध पशु अर्ध मानव जो गरीब लोग हैं उनका ख्याल हम नहीं रखते। ते उत्कृष्ट, लोहिया जी उत्कृष्ट सांसद थे, उत्कृष्ट वक्ता थे, उत्कृष्ट संगठक थे, उत्कृष्ट विचारवंत थे। उनके पास एक सौंदर्य दृष्टि थी। भारत भू का वास्तुशिल्प, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य, इनका आस्वाद लेने की सौंदर्य दृष्टि ये राजकीय नेता में थी, जो हम अन्य नेता में नहीं देखते। लोहिया जी का देहांत हुआ तब उनकी उम्र 57 थी, 57। अगर वो 10-15 बरस जीवित होते तो 1977 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जनता गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर होते। और एक भी विचार मेरे मन में आता है, अगर, बोले मुझे मालूम है ये अगर बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में शामिल होते तो नेहरू जी के बाद भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश के पंत प्रधान होते। उनको सत्ता की आकांक्षा नहीं थी, उनको विरोधी नेता की भूमिका ही पसंद थी। इस भाषण के अंत में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिसकी बहस इस सम्मेलन में हो। वो कॉन्ट्रेरियन थॉट्स है। इस सवाल ऐसे, लोहिया जी ने नेहरू जी की जो आलोचना की, क्या वही एक्सट्रीम नहीं थी, आत्यंतिक नहीं थी? नेहरू जी के साथ लोहिया का और जयप्रकाश जी का, लोहिया जी का और जयप्रकाश जी का सहकार्य संभव नहीं था क्या? 1967 में लोहिया जी ने विरोधी पक्षों का एक संगठन किया और उसमें जनसंघ भी शामिल हो। 1977 में जयप्रकाश जी ने एक विरोधी पक्षों का एक संगठन किया, उसमें फिर जनसंघ था। मेरे ख्याल से ये दोनों निर्णय का फायदा जनसंघ को और भाजपा का हुआ। क्या लोहिया जी को और जयप्रकाश जी को ये अंदाजा नहीं था? लोहिया जी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया ऐसा वो बोले, ऐसा पुकारा। जो नेता स्त्री सम्मान मानता है वो एक औरत को गुड़िया, और वो भी गूंगी गुड़िया, पुकार सकता है क्या? ये उनकी गलती नहीं थी क्या? 1942 छोड़ो भारत आंदोलन में लोहिया जी क्रियाशील थे। जब हिटलर के विरुद्ध ब्रिटिशों की लड़ाई थी और अगर हिटलर जीता होता, जापान ने भारत लेता तो क्या होता? तो ब्रिटिशों का सहकार्य देना जरूरी नहीं था। मैं कंट्रोवर्शियल ऐसा सवाल पूछता हूं। और अंत में लोहिया जी के विचारधारा को स्वीकार करते आज भारत में जो मूलतत्ववाद है, फंडामेंटलिज्म, धर्मांधता जो है, अल्पसंख्यक विद्वेष है, एक एकाधारशाही फैली हुई है, उसका सामना हम क्या करें? आज का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि लोहिया जी के विचारधारा से
हम मूलतत्ववाद, धर्मांधता, अल्पसंख्यक विद्वेष और एकाधारशाही का सामना कैसे करें। जय हिंद। मैं श्री दत्तानायक जी का आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमने राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कुछ नया जाना और उनकी विचारधारा पे श्री दत्तानायक ने बहुत खूबी से प्रकाश डाला। इसके लिए हम उनके आभारी हैं। किसी को हमारे वक्ता से अगर कोई प्रश्न सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत नाइक साहब ने अच्छा प्रेजेंटेशन किया, प्लस माइनस दोनों बातें रखी। वो 77 और 67 वाली बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन हिंदू बनाम हिंदू नाम की उनकी एक 40 पन्नों की पुस्तिका है, अभिषेक ने भी उसको रिप्रिंट किया है। हिंदू धर्म का कर्मठ और उदार वाला 5000 साल पुराना झगड़ा, ये उनका पूरा उसमें बहुत क्लासिकल ढंग से रखा हुआ है। जैसे आपने कहा कि वो लेखक भी हो सकते थे, लेकिन बंटवारे के बारे में उन्होंने एक किताब जो लिखी, भारतीय फाळणीचे गुन्हेगार या गिल्टी मेन्स ऑफ इंडिया, उस किताब में वो बार बार हिंदू महासभा, उस समय जनसंघ भी नहीं था बंटवारे के समय, इनकी कोई औकात नहीं, इसलिए इनको कॉग्निजेंस भी लेना दोष के लिए भी मैं लायक नहीं मानता वगैरह, इस ढंग से। तो ये एक थोड़ा सा शायद अंडर एस्टिमेशन रहा। उनका विलक्षण बौद्धिक तेज होने के बावजूद हिंदुत्ववादी शक्ति जो आज़ादी के भी समय मौजूद थी, 42 में जब वो जेल में थे तो ये मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में थे। ये डायलेमा में उस समय भी समझने में शायद डॉक्टर साहब, और 67 में भी जिसका शुरुआत 26 सरकारों का हुआ, और जयप्रकाश जी के समय तो मैं खुद जेल में रहते हुए SM जोशी जी से कहा हूँ कि जनसंघ के साथ अलायंस हो सकता है, लेकिन एक पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि जनसंघ क्लियर कट हिंदुत्ववादी पार्टी है, पूंजीपति वाली पार्टी है, राजा महाराजों की पार्टी है, जमींदारों की पार्टी है, व्यापारी और कारखानदारों की पार्टी है। सोशलिस्ट पार्टी का इनके साथ जाना, तो SM जोशी ने कहा कि मैं तिहाड़ जेल से जॉर्ज को मिलके आ रहा हूँ। At that time, George Fernandez was the president of All India Socialist Party, and SM Joshi told me, George's opinion also same. वो मुझे अमरावती जेल में मिले, जॉर्ज को दिल्ली में मिले, लेकिन I am a helpless person, Suresh. I also agree with you, but जयप्रकाश नारायण कंडीशन रखे हैं कि अगर आप लोग इकट्ठा नहीं हुए तो मैं चुनाव में माइक पर आऊँगा भी नहीं। तो ये सब कंपल्शन में वो पार्टी बनी। 19 महीने के भीतर उसका क्या हुआ क्या नहीं, और हमने उस समय ये भी वार्निंग दी थी कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी पार्टी अगर कोई होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जनसंघ होगी, जो आज वर्तमान आंखों के सामने। तो ये चीज़ समझने में डॉक्टर साहब की भी थोड़ी सी ये रही, और लोहिया की भी नहीं रही। तो इसलिए, और वो जो कटाक्ष किया आपने गुंगी गुड़िया वाला, हम भी इंदिरा जी के विक्टिम हैं, लेकिन वो कटाक्ष ठीक नहीं था। और नेहरू जी के बारे में वो एक काफ़ी पर्सनल लेवल वाला मामला चला गया था, जो मैं किशन पटनायक से भी कहा हूँ और कई लोहियावादियों को कहा हूँ कि इतना भी गरियाने की, इतना भी उनको नीचे दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू एक समय लोहिया के हीरो रहे हैं, तो इसलिए वो नेहरू वाली बात जो है आपकी, उससे भी मैं सहमत हूँ। लेकिन जात वाली बात, अंबेडकर के बाद में भारत का पहला पॉलिटिशियन होगा जिसने कास्ट वाली इश्यू को, खुद लोहिया रहने के बावजूद मारवाड़ी, तो ये उस समय कितने पॉलिटिशियन के दिमाग में आता था। तो इस कारण लोहिया का कास्ट वाला, महिला वाला पार्ट जो आपने मेंशन किया है, ये आपने, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि
क्योंकि आपने जिस ढंग से एक लेबैन जैसा पूरा लोहिया का पूरा संक्षिप्त चित्र आपने एक तरह से रखा है, जो कि कलेक्टर वर्ड्स ऑफ लोहिया पढ़ के भी शायद कोई बोल सकता क्या नहीं पता नहीं, आपने बहुत बढ़िया ढंग से रखा है। धन्यवाद। राम बाबू अग्रवाल फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। आपने जो बताया अभी उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के आंदोलन में जो आपने नेहरू जी और लोहिया जी के संबंध में आपकी क्या जानकारी है कि इंदिरा गांधी उस समय खुद जो स्वतंत्रता संग्राम के लोग थे और जो इलाहाबाद में नेहरू जी के भवन में लोहिया जी विदेश मंत्री थे, तो उनका हक था, वो इंदिरा गांधी को पूरा जानते थे। आपने कहा गूंगी गुड़िया नहीं बोलना चाहिए। मेरा आपसे कहना है कि प्रश्न ये है कि क्या जो समाजवादी विचार को जानते थे, लोहिया जी नेहरू जी के विचारों को जानते थे, इसलिए जो उस समय की परिस्थिति थी देश के बारे में, क्या ये बोलना आपको उचित नहीं लग रहा है? मेरा ये आपसे कहना। नहीं, मैं जवाब देता हूं ना। आप लोग बुजुर्ग हैं, लेकिन मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है ये ठीक नहीं है कि गूंगी गुड़िया बोलना। और एक वो बोलते थे नेहरू को, वो राजा नेहरू बोलते थे, एक उनका निबंध था, एक मिनट, राजा नेहरू और ब्रिटिश रानी। नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, लोहिया जी का विश्वास था, श्रद्धा थी लोकशाही का, ही वॉज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो आप उसको राजा कैसे बोल सकते? आलोचना की जो नेहरू जी से, वो मैं सहमत हूं, एक विरोधी पक्ष नेता होके आलोचना कर सकते थे, वो तो राजा नेहरू जो बोलते थे उसका मेरा रिजर्वेशन है। सर, मैं सुरेंद्र शर्मा एडवोकेट सतना मध्य प्रदेश से हूं। डॉक्टर लोहिया जी ने जाति तोड़ो और जमात बनाओ का जो नारा दिया था, उनकी उस नारे और नीति पर और वर्तमान संदर्भ में जो देश में राजनीतिक समीकरण चलते हैं, उस पर मैं थोड़ा चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें कि वो कितना प्रासंगिक है आज। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी बचे हुए समाजवादी हैं, जिन्होंने डॉक्टर लोहिया के जाति तोड़ो आंदोलन पर जेल की यातनाएं सही, जेल गए और आज वही सबसे बड़े जातिवादी नेता हैं, इस पर थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि क्या ये प्रासंगिक होगा आने वाले समय के लिए। हाँ, मैं पूर्णतया आपसे सहमत हूं। गोवा में आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक संगठन इस्टेब्लिश की थी, उसका नाम ही था समता आंदोलन। तो मुझे लगता है सार्वजनिक जीवन में हम ये आर्थिक विषमता के बारे में मोर ऑब्सेस्ड है। सामाजिक विषमता जो है, जाति संस्था, उससे हम डरते हैं। इसीलिए मैंने बोला साम्यवादी की ये गलती हुई, वो वर्ग विषमता के बारे में बोले। लोहिया जी एक ही राजकीय नेता थे, अंबेडकर के बाद, जैसा आपने सही कहा, वो जाति संस्था पे उन्होंने हल्ला किया, और ये बिगेस्ट प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और इफ यू आस्क व्हाई इंडिया वाज पुअर, गरीब क्यों है देश, जाति व्यवस्था उसका प्रमुख कारण है। एक संशोधक वैज्ञानिक मेघनाथ साहा बोलते थे, हेड और हैंड एक्सिस होना चाहिए, बुद्धि और कर्म इसका एक्सिस होना चाहिए। वो जाति व्यवस्था के लिए कारण टूट गया। ब्राह्मण लोग संशोधन करने लगे धर्म का, तत्वज्ञान का, और बाकी लोग बलूतेदार कर्म में इनका एक्सिस नहीं हुआ। सो मैं पूर्णतया सहमत हूं आपकी मत से।
महोदय, 67 और 77 दो विषय भी आपने उठाया। मुझे याद है कि 67 में जब लोहिया गैर कांग्रेसवाद ला रहे हैं 63 के सम्मेलन में, और जब वो सभी दलों से बात कर रहे हैं, तो 67 में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जनसंघ थी। कम्युनिस्टों को उन्होंने छोड़ा नहीं। भूपेश गुप्ता साहब, मुझे याद है कि पटना के एयरपोर्ट पर जब भूपेश जी ने कहा कि लोहिया वर हरी, तो लोहिया ने कहा था कि ये सार हरी, और बुलाया। और 77 में एक बुनियादी फर्क हुआ। पार्टी तो मिलने की बात जयप्रकाश जी ने की कि तभी मैं नेतृत्व करूंगा, लेकिन कम्युनिस्टों को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया, और कम्युनिस्टों ने उनको अमेरिका का दलाल कह दिया। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। और इतना बड़ा सम्मेलन किया वो लोगों ने, इतना बड़ी लड़ाई हुई कि गोली चल गई जयप्रकाश पर पटना में। तो ये फर्क रहा। जयप्रकाश जी को लोहिया की तरफ से उन्होंने कार्यक्रम नहीं बनाया। 67 में मुझे याद है कि आने वाली सरकारों के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया था कि 6 महीने में अगर नहीं होगा तो हम अपनी सरकार को तोड़ देंगे, और ऐसा हुआ। बीपी मंडल के सवाल पर लोहिया ने कहा कि इस सरकार को, इस बीपी मंडल को हटाओ। वो लोकसभा के लिए गया है, वो कैसे मंत्री हो गया? कर्पूरी से बात नहीं करते थे वो। अंतिम में जब आए जयप्रकाश जी से मिलने, तो उन्होंने किसी भी मंत्री से लोहिया बात नहीं की। जयप्रकाश जी जब जनता पार्टी का वहाँ कर रहे हैं, गांधी संग्रहालय, वह क्या था वो दिल्ली में, तो उसमें कार्यक्रम की बात नहीं आई। कोई भी सरकार बने, अगर वो कार्यक्रम नहीं करती है तो लोहिया के आदर्श के अनुसार नहीं है। लोहिया कहते थे कि अपनी सरकार भी हो तो लात मारो, जैसे ट्रावनकोर कोचीन में उन्होंने किया था। After that, you. Yeah. So, I am glad that Solomon has explained in a nice way. Now we are here for 2 days to have discussion on Lohia ideas, Vichar Manthan. लोहिया इज ए ट्रेजिक हीरो, दुरंत नायक बोलते हैं। इज ए ट्रेजिक हीरो बिकॉज ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट फ्यूडलिज्म, अगेंस्ट कास्टिज्म, अगेंस्ट कम्युनलिज्म. बट द इनहेरिटर्स ऑफ लोहिया, दैट इज सोशलिस्ट्स, so called socialists, they helped, they facilitated the rightist communal forces in this country to occupy the central stage in Indian politics. So is it not suicidal that a party with world philosophy, socialism, building socialism is not a national task, it is international task. So a party in the name of internationalism, represented by Lohia, his inheritors, they gave chance to Indian right reaction communal forces to occupy the chair, to occupy the political space. Otherwise there was no political space. Only 2 MPs were there, you know. Lalkrishna Advani and Vajpayee were the only 2 MPs. So they dissolved, as somebody suggested, instead of dissolving it, they should have a common united front, like understanding with Jansangh. They dissolved, and Jansangh, after dissolution, they found another political formation, BJP. But these socialists, they could not form a single political platform to have Lohia's ideas. So I think, so we are here to discuss on the thoughts of tragic hero Duranta Nayaka Lohia ji.
बाल मुकुंद ओझा, राजस्थान, जयपुर। नाम और गांव। बाल मुकुंद ओझा, राजस्थान, जयपुर। मेरा छोटा सा प्रश्न है, खेरना साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि विलय का फायदा जनसंघ को क्यों हुआ, हमें क्यों नहीं हुआ। सही बात तो यह है कि जनसंघ ने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा और हमने अपने सिद्धांतों को त्याग दिया। हालांकि जनसंघ के साथ गठजोड़ का मधुलिमे जी ने विरोध किया था, लेकिन लोहिया जी ने यह कहकर चुप करा दिया था कि नेता कौन है। लिमे साहब ने कहा नेता आप है, तो जनसंघ के साथ अपना गठजोड़ हुआ। बाद में जेपी भी आए। इसी के साथ में एक बात और कहूँगा कि बिहार और यूपी में लोहिया जी का सबसे ज़्यादा असर था, सबसे ज़्यादा अनुयायी थे, और लोहिया जी को इन्हीं दोनों प्रांतों के उनके अनुयायियों ने सबसे पहले छोड़ा, सिद्धांतों को छोड़ा, और हमने जाति को अपनाया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जाति के कारण ही समाजवादी पिछड़े। हालांकि ये कहना भी समीचीन होगा कि जाति के कारण हम आगे भी आए, लेकिन इस बात पर विचार जरूर करना चाहिए जनसंघ के परिप्रेक्ष्य में कि उन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, वो आगे बढ़ते गए, और अपने अपने सिद्धांतों को छोड़ा और हम पिछड़ गए। धन्यवाद। यस सर। नहीं, एक ही मिनट मैं बोलता हाँ, हूँ। you want my question? वो यशस्वी हुए जनसंघ बीजेपी, इसका कारण उनका पॉलिटिक्स 2 ट्रैक पॉलिटिक्स था। एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा आरएसएस। सब सेक्युलर पार्टी का जो पॉलिटिक्स है, कांग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट, इज 1 ट्रैक। दिस इलेक्शन पे कॉन्टेस्ट करना और विरोधी या सत्ता पे आना। गांधी जी का पॉलिटिक्स 5 ट्रैक पॉलिटिक्स था। मैं एलाबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन उनका 5 ट्रैक था। अगर आफ्टर 19 To extend our thanks to our keynote speaker for today, Shri Datta Naik. His talk was extremely insightful and also inspiring. It helped us to think and raise thought-provoking issues about Dr. Ram Manohar Lohia and his thought process as well. The next, we will be having documentary screening on Goa Kranti Din and followed by a play on the same topic, which will happen in the main auditorium. I request the audience members to move to the main auditorium, that is the Pai Theatrist Hall. There is an entry on this floor and the ground floor as well. There are volunteers to guide you all to the main auditorium. We will begin with the program there shortly.